नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। दहाड़ का वक्त है और आज बात होगी योगी के उग्र अवतार की। मैसेज लाउड एंड क्लियर है। किस तरीके से? क्योंकि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट शब्दों में यह कह दिया कि पाकिस्तान का या तो विलय होगा या फिर वो समाप्त हो जाएगा। उन्होंने बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए कहा कि 1947 में जो कुछ हुआ वो आज बांग्लादेश में हो रहा है। सीएम योगी ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर विपक्ष चुप है। बांग्लादेश के हिंदू जान बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। सीएम योगी ने साफ साफ ये कह दिया कि विभाजन की विभीषिका हम दोबारा से नहीं होने देंगे। सीएम योगी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने अलगाववाद को बढ़ावा दिया है और विपक्ष को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की चिंता है। कांग्रेस का जो वास्तविक चरित्र है वो अधिनायकवादी है। क्या कुछ कहा योगी आदित्यनाथ ने, सुनिएगा। दृश्य 1947 में हुआ था, वही दृश्य तो आज बांग्लादेश के अंदर हम सबको देखने को मिल रहा है। 1.5 करोड़ हिंदू किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आज चिल्ला चिल्ला करके अपने आप को, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। और दुनिया के मुंह सिले हुए कथित सेकुलरिस्ट भारत के अंदर भी इनके मुंह सिले हुए एक भी शब्द इनका नहीं निकल रहा है। आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है। या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। विदेशी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के संकल्प के साथ जो लड़ाई लड़ी गई थी, जब उसकी पूर्णता का समय आया तो विभाजन की त्रासदी का सामना इस सनातन राष्ट्र को करना पड़ा और स्वतंत्र भारत को एक ऐसा नासूर दे दिया जो आज भी इस भारत में आतंकवाद के रूप में, उग्रवाद के रूप में, अलगाववाद के रूप में लगातार पूरे भारत को दंश दे रहा है। और आइए दहाड़ में सवालों का जिक्र कर देती हूं और उसके बाद मेहमानों से करेंगे चर्चा। सबसे पहला सवाल यही कि उग्र रूप में लौटे सीएम योगी का संदेश क्या है? 10 सीटों की रेस, बीजेपी के टारगेट पर कांग्रेस है। विपक्ष ने बीजेपी को हावी होने का मौका दे दिया है क्या? हिंदुओं के साथ जो हिंसा हो रही है उस पर विपक्ष के, कांग्रेस के चुप्पी की वजह क्या है? विभाजन की विभीषिका योगी ने एजेंडा सेट कर दिया है क्या? हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के प्रवक्ता अनिरुद्ध प्रताप सिंह, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस की प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद आजम साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर अभय कुमार जी हैं और अब से थोड़ी देर बाद राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर सर्वेश पाठक जी भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आप सभी मेहमानों का दहाड़ में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शुरुआत में 1 मिनट का टाइमर रहेगा आपके ओपनिंग स्टेटमेंट के लिए और उसके बाद इस डिबेट को ओपन कर दिया जाएगा। सबसे पहले प्रियंका गुप्ता, आपके पास आते हुए, क्यों ये बीजेपी को लगता है कि विभाजन की जो विभीषिका थी उसके लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस जिम्मेदार है? न सिर्फ उसके लिए बल्कि आपको अपने वोट बैंक की चिंता है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी चुप्पी को लेकर आपके मायने बड़े हैं और जो सीधे सीधे राजनीतिक लाभ को दर्शाते हैं। ऐसा क्यों लगता है बीजेपी को? देखिए पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो उन्होंने बोला है मुख्यमंत्री जी ने, वो सारा कुछ बोला है सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जी के लिए, क्योंकि अभी तक प्रधानमंत्री जी नहीं बोल पा रहे हैं बांग्लादेश को लेकर। और हकीकत क्या ये है, जब सर्वदलीय मीटिंग बुलाई गई तो वहां पर प्रधानमंत्री जी नहीं पहुंचे। आदरणीय राहुल गांधी जी मौजूद थे, उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, आप निर्णय लीजिए, परंतु ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया। हकीकत ये है कि आज आप जहां बातें कर रहे हैं कि हम जो है पाकिस्तान पे बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, आपसे उत्तर प्रदेश तो संभाला नहीं जा रहा। उत्तर प्रदेश में महिलाएं अपने न्याय के लिए आपके सीएम हाउस के सामने अपने आप को, अपने बच्चे को साइड में रख के आग लगा ले रही हैं और उनकी डेथ हो जा रही है। और जिम्मेदार कौन? आप बताइए कि अयोध्या में लाइट चोरी हो जाती है, 3000 से भी ज्यादा लाइटें चोरी हो जाती हैं और उसकी कोई खबर नहीं है। अयोध्या में बना हुआ, अभी बना हुआ करोड़ों की लागत से राम पथ एक बारिश में आता है और बह जाता है। उसके बाद आप बड़ी बड़ी बातें पाकिस्तान पे लेक्चर देते हैं। हाँ। आप ये बताइए कि आपके उत्तर प्रदेश में ट्रेनों का एक्सीडेंट क्यों होता चला जा रहा है? आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में पेपर क्यों लीक हो रहा है? आप ये बताइए उत्तर प्रदेश का किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी, कांग्रेस ये पूछती है कि आपसे उत्तर प्रदेश तो संभल नहीं रहा, आप बड़ी बड़ी बातें करने के लिए निकल जाते हैं पाकिस्तान पर, आप बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं बांग्लादेश पर। कांग्रेस आपके लिए हर चीज के लिए जिम्मेदार हो जाती है। भले ही योगी एक मैसेज दे रहे हो, लेकिन विपक्ष को ये लगता है कि पहले अपना प्रदेश तो संभाल लें।
पूर्णिमा जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जो दर्द दिया है 14 अगस्त 1947 को, क्योंकि ये दर्द कांग्रेस ने दिया, 1 मिनट इसमें बहुत कम समय होगा इनके लिए बोलने के लिए। जो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है, सोचिए 1.5 करोड़ से लोग इसमें बेघर हो जाते हैं, लाखों लोग 30 लाख से लोग ज़्यादा मारे जाते हैं, लाख से ज़्यादा महिलाओं का रेप होता है, 30,000 से ज़्यादा गैर मुसलमान महिलाएं उठा ली जाती, पता नहीं चलता आज तक क्या होता है वहाँ पे, सिखों के साथ क्या होता है, जैन के साथ क्या होता है। बांग्लादेश में आप देखिए कि रोज हिंदू मारे जा रहे हैं, वहां पे आरक्षण से बात शुरू होती है और चली जाती है हिंदुओं पर, उनके मंदिर उनके टेंपल हमारे गिराए जा रहे हैं, और इनके जबान में दही जमी रहती, बोल नहीं पाते हैं। अभी प्रियंका जी बोल रही थी अयोध्या के लिए, उसी अयोध्या मोहित खान ने रेप करता है 12 साल के नाबालिग बच्ची के साथ, और लड़की हूं लड़ सकती हूं, प्रियंका वाड्रा का एक एक्स पे पोस्ट तक नहीं आता। अभी कानपुर में एक मौलाना रेप करता है एक 7 साल की बच्ची के साथ में, इनके एक्स पे एक छोटा सा पोस्ट नहीं आता, बाकी नेता तो बोल ही नहीं सकते। इनके मुलायम सिंह यादव जी के बेटे अखिलेश यादव जी का पत्नी के डिंपल यादव जी के जनप्रतिनिधि नवाब सिंह यादव एक महिला के साथ, महिला क्या करते, बच्ची के साथ में रेप करते हैं, और ये लोग चुप हो जाते हैं, बोल नहीं सकते, और बात करते हैं महिला लड़कियां लड़ सकती हैं, और बातें बड़ी बड़ी करते हैं। आज बांग्लादेश के अंदर इतना सब कुछ हो रहा है, हिंदुओं के साथ एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकला। आपने कहा कि 1 मिनट बहुत कम समय है, और मैं बिल्कुल समझती हूँ प्रियंका जी के लिए भी कम समय था, और इसके बाद मैं डिबेट को ओपन कर दूंगी, तब आप लोग अपनी बात को पूरा करिएगा। मोहम्मद आजम साहब, आपके पास आते हुए मुझे ये बताइए कि विपक्ष ने क्या बीजेपी को हावी होने का मौका दे दिया है? क्योंकि गाहे बगाहे कुछ ऐसे नासूर हैं जो हमेशा के लिए विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, और उनको आप माइनस करके चल नहीं सकते, उनके बारे में हमेशा बात होगी। बहुत सीधा सा सवाल पूछती हूं आपसे कि आखिर क्यों आपने बीजेपी को मौका दे दिया है कि वो विपक्ष को घेरती रहे इन मुद्दों के इर्द गिर्द रहते हुए? पूर्णिमा, सबसे पहले तो मैं जो आज योगी आदित्यनाथ जी ने स्टेटमेंट दिया है, आज वो लोग आज बात कर रहे हैं जिनका स्वतंत्रता आंदोलन में उनके संगठनों की भूमिका नगण्य रही है, और ब्रिटिश राज के सहयोगी रहे हैं, माफी वीर रहे हैं, पेंशनर रहे हैं, वो आज हमको, और जो लोग स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया उनको शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि जब भारत का स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तब इनकी भूमिका क्या थी। और रहा सवाल नवाब सिंह का, अभी चर्चा कर रहे थे, नवाब सिंह समाजवादी पार्टी का न तो प्राथमिक सदस्य है और न ही नेता है, बल्कि वो आजकल भाजपा के संपर्क में है, ये सब लोग जानते हैं अपनी बचत के लिए। क्योंकि आजकल जितने भी लोग अगर कहीं से भी आरोपी है या समस्या में है, वो सब एक क्विक काउंटर क्वेश्चन मोहम्मद आजम आपसे लेना चाहूंगी, और उसके बाद अभय जी के पास मैं जाऊंगी। काउंटर क्वेश्चन आजम साहब मेरा ये है कि मुस्लिम लीग किसके साथी थी? किसकी हमदर्दी मुस्लिम लीग के साथ? किसकी? नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं आप रहे, मैंने तो पूछा कि कौन रहा, मैंने तो कहा ही नहीं आप रहे। नहीं, मैंने तो मुस्लिम लीग की चर्चा नहीं की। नहीं, मैंने की क्योंकि विभाजन की बात होगी तो क्या मुस्लिम लीग की चर्चा नहीं होगी? नहीं तो बिल्कुल, क्या तो मुस्लिम, कौन ये कह रहा है कि मुस्लिम लीग की भूमिका सकारात्मक थी? ये किसी ने नहीं कहा। हम में से कोई ये कह रहा हो, मैं कह रहा हूँ, ये कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही हो कि मुस्लिम लीग की भूमिका सकारात्मक थी, बिल्कुल मुस्लिम लीग की भूमिका नकारात्मक थी। ठीक वैसे ही जैसे आरएसएस और हिंदू महासभा की भूमिका नकारात्मक। अभय जी, जो योगी आदित्यनाथ की तरफ से मैसेज दिया गया, मैं उस संदेश के संकेत पर बात करना चाहूंगी, क्योंकि एक तरफ योगी आदित्यनाथ फिर से अपने उग्र रूप में लौटते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी तरफ से बहुत मुद्दों की चर्चा की गई, लेकिन इन मुद्दों का पॉलिटिकल इंप्लीकेशन किस तरीके का है, क्योंकि मैं एक बात को जरूर आपके सामने रखना चाहूंगी, और उस पे जो है प्रियंका जी जरूर काउंटर रखेंगी, क्योंकि इतिहास के पन्नों में जब आजादी का जिक्र होता है तो उसमें सबसे पहला नाम आता है कांग्रेस का, कि कांग्रेस ने आजादी के लिए बहुत लड़ाई लड़ी। लेकिन हम सब ये जानते हैं कि हर गली नुक्कड़ से, तन मन धन से हर एक आदमी उस आजादी की लड़ाई के लिए किस तरीके से तत्पर नजर आया। लेकिन इतिहास में घुमा फिराकर अगर किसी को श्रेय दिया आजादी आंदोलन का तो वो कांग्रेस को। अगर आजादी आंदोलन का श्रेय कांग्रेस को जाता है तो विभाजन का जिम्मेदार किसको ठहराया जाएगा? पूर्णिमा जी, देखिए, अगर एक बार अभय जी से मैं सवाल ले लूं, फिर प्रियंका जी। ऐसा कि मेरे लिए होना है।
हाँ बिल्कुल ऐसा है कि अगर हम आजादी के अगर इतिहास को उठाए या विभाजन की बात को उठाए तो हम लोग को अभी तक जो भी ज्ञान दिया गया है वो हम लोग के एक तरफा दिया गया है। कुछ ऐसी बातें हैं जो छुपा ली गई है। अगर हम बात करें कि एक पक्ष पे ही बातों को दिखाया गया, एक तरफा दिखाया गया। जैसे 1910 में जब 27 वर्ष के सावरकर साहब थे तो डबल फांसी या डबल आजीवन कारावास दिया, तो और उसके बाद 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री पद का शपथ लिए थे। 15 अगस्त 1947 को नहीं, 2 सितंबर 1946 को लिए थे। तो हमारे इतिहास से कुछ ऐसे पॉइंट्स को गायब कर दिए गए हैं क्योंकि हम लोग को पूरा ज्ञान देने में थोड़ा सा हम लोग को पूरी तरह डिसीजन लेके भैया किसका क्या रोल है, कैसे रोल है, या थोड़ा सा हम लोग को दिक्कत हो जाती है। तो यह बात सबसे पहले बात है कि सबके कार्य को सबने क्या क्या किया, कैसे किया, किन परिस्थितियों में किया, सबको जब सामने में लाया जाएगा उसके बाद ही हम एक अच्छा से मन बना सकते, होलिस्टिक अपना बना सकते कि किसने क्या किया। जैसे कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, उसके प्रथम 3 अध्यक्ष 4 अध्यक्ष कौन थे, कैसे थे, उनका क्या काम रहा था। बल्कि कांग्रेस का जो शुरुआती में जो अधिवेशन हुआ था गॉड सेव द किंग करके उसका आता था कि भैया उनको मतलब वहां के जो राजा है उनको बचाए भगवान। तो इस तरह से करके आया गया। तो दोनों के अपने अपने पक्ष है और इस तरह जब पूरी बात को जब सामने में लाई जाएगी तभी हम लोग कुछ के बारे में एक वो पूरा फीचर हम लोग तैयार कर पाएंगे। ठीक है प्रियंका जी अपनी बात को रखेंगे, इसका काउंटर आप रखना चाह रही है, लेकिन इसके साथ बस एक मैं बात जोड़ देती हूँ कि आप ये बताइए कि जब मांग हो रही थी तो अखंड भारत की मांग हो रही थी, तो फिर ये बताइए कि विखंडित बात क्यों की गई भारत की, उस पर दस्तखत क्यों किए गए, उसको मान क्यों लिया गया। जब विभाजन की बात होगी फिर आ जाते हैं बांग्लादेश पर। इससे पहले भी हम बहस कर चुके हैं कि बांग्लादेश पर कांग्रेस की चुप्पी आखिर क्यों है, हिंदुओं पर जो प्रताड़ना हो रही है उस पर कांग्रेस की चुप्पी क्यों है। आप राफा में, गाजा में जो कुछ होता है, फिलिस्तीन में होता है, आपका दुख दर्द बाहर निकलता है, समझ में आता है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है, बहुत अच्छी बात है। यही ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड आपका जीरो हो जाता है बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा है अत्याचार को लेकर। देखिए ऐसा नहीं है कि किसी को अत्याचारों को लेकर किसी ने कुछ बोला नहीं। अत्याचार को लेकर हम पूरी तरीके से चिंतित हैं और जहां जहां भी हमारे हिंदू हैं, हिंदू भाई बहन हैं, उन सब के लिए हम बराबर से चिंतित हैं। और ये कदम तो सरकार को उठाना होगा। सरकार क्यों जो है चुप बैठी हुई है? मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ सरकार ने अभी क्या कदम उठाया है? प्रधानमंत्री ने इसके लिए कुछ नहीं बोला। आपने कहा प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बोला। प्रधानमंत्री का मोहम्मद यूनुस का बधाई संदेश पढ़ लीजिए, राहुल गांधी उस पर क्या लिखते हैं पढ़ लीजिए। आप दोनों में आपको फर्क आपको उसमें डिफरेंस आप समझ में आएगा। मैं ये कहती हूँ कि आप कह देती है हमें चिंता है, हमें चिंता है, हमें चिंता है। आपका जो मोबाइल का कीपैड है ना मैडम, राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का जो कीपैड है ना मोबाइल का, मैंने कहा तो कि राफा गाजा के लिए, फिलिस्तीन के लिए वो पट 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 टाइप कर देता है, लेकिन हिंदुओं के लिए लिखने में इसलिए हो जाता है। सुनिए मेरी बात, क्यों हो जाता है ये बताइए। क्यों ना आपसे कहा जाए कि हिंदुओं के लिए आपको तकलीफ होती है, कैसे माना जाए ये बताइए, कैसे माना जाए? आपका डबल स्टैंडर्ड दिखता है ना मैम, डबल स्टैंडर्ड दिखता है और इस पर कोई सवाल पूछे तो आपको चुप जाता है। भारतीय जनता पार्टी वही जब हर बात पर राहुल गांधी बोल सकते हैं, प्रियंका जी बहुत बेसिक सी बात है ना ये, प्रियंका जी ये बहुत बेसिक सी बात है। मैं क्या कह रही हूँ प्रियंका जी, ये बहुत बेसिक सी बात है, ये बहुत बेसिक सी बात है कि अब तो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष भी है ना। मेरी बात सुनिए, मैं क्या कह रही हूँ प्रियंका जी, प्रियंका जी लिसन टू प्रियंका जी मेरी बात सुनिए। सरकार अपना काम कर रही है, मैं इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि राहुल गांधी जब हर बात पर लिखते हैं, प्रियंका गांधी हर बात पर लिखती हैं, तो बांग्लादेश पर बोलने में समस्या क्या है? नहीं, बांग्लादेश पर हमारे बोलने से समस्या हल हो जाएगी। नहीं होगी, नहीं होगी। उसके बावजूद हर बात पर बोलते हैं ना राहुल गांधी, हर बात पर बोलते हैं ना राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बोलते हैं ना, तो फिर बांग्लादेश पर चुप्पी क्यों? मजबूरी है कोई वोट बैंक की, मजबूरी है कोई वोट बैंक की प्रियंका जी, तो खुलकर बोलिए कि मजबूरी है वोट बैंक की। नहीं बोलेंगे हम, खुलकर खेलिए ना, फिर किसने मना किया? हमें खुलकर खेलना भी नहीं है, हमको अपना दर्द भी दिखाना है, लेकिन हम दर्द भी नहीं महसूस कर रहे। हिंदुस्तान का झंडा नहीं लहराते। ये वही लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते और संविधान को कुचलने की कोशिश करते हैं। ये वही लोग हैं जिनके सांसद कहते हैं कि हम संविधान बदलना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो इस देश में एकता नहीं रहना चाहते। ये वही लोग हैं जो आज कहते हैं कि जहां जहां उपचुनाव है वहां जाति और धर्म के आधार पर पोस्टिंग की जाएगी। ये वही लोग हैं जो कहते हैं 80 और 20 की राजनीति होगी। ये वही लोग हैं जो शमशान और जो कब्रिस्तान की राजनीति करते हैं। पूछे इनसे सवाल, क्या ये विभाजन नहीं है? ये विभाजन देश के अंदर कर रहे हैं और ये देश को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज क्या सीमाएं सुरक्षित है?
आज भी एक हमारे जो है सिपाही शहीद हो गए। मैं पूछना चाहती हूँ किस दम पर ये बोलते हैं कि हम जो है देशभक्त हैं, जब करने का समय आता है तो कहीं पीछे हट जाते हैं। इनकी एक सांसद लिखती है तैयार हो जाओ, तलवार उठा लो। अरे किससे कह रही हो तलवार उठाने के लिए? आप कहो ना जैसा ऐसे तलवार उठाए। अच्छा, आपके उन गरीब बच्चों से आपने बहुत सारी बातें बोली, आपने बहुत सारी बातें बोली। अनिरुद्ध प्रताप सिंह इस पर प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अरे क्या प्रतिक्रिया देंगे? मैं बता रही हूँ ना आपको, क्यों आप दे सकती है वो नहीं दे सकते। आजादी की लड़ाई में खड़े हुए थे। मोतीलाल नेहरू पूरी तरह से कमेटी की बेशरम लोग हैं। सिफारिशें आपने पढ़ी हैं प्रियंका जी? अरे मोतीलाल नेहरू सिफारिशें कमेटी की छोड़िए, सिफारिशें बेशरम पढ़ी लोग हैं हैं, आपने? उन्होंने आजादी की लड़ाई नहीं में पढ़ी हैं तो आप कहेंगे मैं आपको मुस्लिम पढ़ के लीग के साथ सुनाऊंगी सरकार कि चलाई। उस कमेटी ये की वो लोग हैं सिफारिशें जो क्या झंडा थी। फहराने में शर्माते अनिरुद्ध जी हैं। अपनी बात को पूरा ये वो करेंगे। लोग हैं जो देश सिर्फ के बोलने अंदर से नहीं भी होता है मुजस्सम मैम, बनाते हैं। आप वो कहते हैं ना कि एक्शन, आपके जो शब्द हैं, आपके एक्शंस उससे ज्यादा बड़े होने चाहिए। बोलने में किसी को कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन मैंने आपसे अरे पूछा बोलने मोतीलाल को तो नेहरू कह तो कमेटी रही की हूँ, सिफारिशें बोल क्या बता रहे हैं? दीजिए आप। तलवारें उठा लीजिए। ये किनके बच्चों से कह रही हैं कि इनकी सांसद की अनिरुद्ध जी तलवारें उठा जवाब लीजिए। देंगे। यही चाहते हैं देश में कि तलवारें निकल जी आए। पूर्णिमा दूसरे जी, को- राहुल गांधी जी हिंडनबर्ग पे बोल सकते हैं, यूट्यूब पे आके वीडियो पोस्ट कर सकते हैं, राफा पे बोल सकते हैं, फलस्तीन पे बोल हिंडनबर्ग सकते पे हैं, बोलने लेकिन में आपको क्योंकि क्यों बांग्लादेश के तकलीफ हिंदुओं होती पर है, अत्याचार महाराज? हो रहा है उस पर नहीं प्रियंका बोलेंगे जी आपके क्योंकि बारे में उनके प्रियंका वोटर जी नहीं आपके समय है। में ये नहीं बोले थे। प्रॉब्लम वहाँ प्रियंका 90% जी, जो वो हिंदू आपके है ना समय में जी नहीं बोले थे, रुक वो जाइए, उनकी दलित बात हैं। सुनने नहीं दीजिए नहीं पहले। बीजेपी मैं बिल्कुल शांति के साथ सुन रहा था, आपसे अच्छा बोल सकता हूँ और राहुल गांधी से बहुत बढ़िया बोल सकता नहीं हूँ बोल मैं, सकते हैं। उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ मैं, बात पूरी करेंगे क्योंकि अनिरुद्ध जी। वहाँ के इधर हिंदू उधर आपके देखिए। वोटर नहीं है, चेहरे को भी इसलिए बताइए आप नहीं कि बोले, क्या है आपकी प्रियंका आप लोग जी, नहीं बोले। प्रियंका जी, बात समझिए। 90% प्रियंका वहाँ जी, के प्लीज। हिंदू पूर्णिमा जी दलित हैं, फिर भी ये लोग नहीं बोलेंगे, अरे आप क्या कर फिर रहे भी हैं? ये लोग नहीं सरकार बोलेंगे। आपकी है। नेहरू आप जी हाथ पर प्रधानमंत्री हाथ धरे बने, बैठे हुए महात्मा हैं। गांधी, एक अरे सुन निकम्मी लीजिए ना सरकार मैडम, बड़ी है, देर तक मैं उसके बाद आपको प्रियंका महात्मा जी, गांधी जी आपको के सिर्फ ये अनुकंपा सोचना पे है। और वायसराय प्रियंका के जी, चरण वंदना पे विपक्ष प्राइम नहीं बोल मिनिस्टर रहा। बने। प्रियंका जी, आपसे ज्यादा और राहुल गांधी से अच्छा पढ़ा लिखा हूं मैं, और प्रियंका बहुत जी। अच्छे से बोल सकता हूं मैं। प्रियंका जी अरे, एक सेकंड। राहुल गांधी पर अनिरुद्ध उतनी जी, डिग्री नहीं होगी जितनी मेरे पास में है। अनिरुद्ध जी, इसलिए शांत रहिए अनिरुद्ध जी, प्रियंका कौन जी। किससे ज्यादा पढ़े जी। लिखे का कंपटीशन नहीं है यहाँ पर, है ना, उसको छोड़ देते हैं। और कौन किससे ज्यादा अच्छा बोल सकता है उसका नहीं, भी पूर्णिमा जी, कंपटीशन नहीं है। ये बीच में आप इंटरप्ट सब लोग कर उस रही हैं, टेस्ट मैं को पास जब ये- कर चुके हैं, इसीलिए प्रवक्ता के तौर जी। पर टीवी चैनल पर बैठे हुए हैं। आप सब लोग उस टेस्ट को पार कर चुके हैं, प्रियंका जी भी पार जी। कर चुकी है। नहीं, प्रियंका जी, पूर्णिमा मेरी रिक्वेस्ट है, पूर्णिमा अनिरुद्ध जी की मैं बात पहले बिल्कुल- सुनेंगे, मैं फिर शांति काउंटर के साथ रखेंगे। सुन रहा था इनको। हाँ बोलिए, बोलिए नेहरू जी महात्मा गांधी जी के अनुकंपा पे वायसराय के चरण वंदना पे ये प्रधानमंत्री बने हुए थे। टू नेशन की थ्योरी मुस्लिम लीग लेके आई थी, जिस मुस्लिम लीग का दूसरा पार्टनर IUML है, जिसके साथ इंडिया अलायंस में सरकार बना के केरल में चल रहे राहुल गांधी जी। दिक्कत इन लोगों के साथ में क्या है कि ये लोग एक डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, क्योंकि बांग्लादेश का हिंदू इनका वोटर नहीं है। वहां जो हिंदू मारे जा रहे हैं 90% वहां के हिंदू दलित हैं, फिर भी इनको चैन नहीं पड़ता है। वहां नहीं बोल सकते, ये हिंडनबर्ग पे बोल लेंगे, सब पे बोलेंगे। दूसरे भाई साहब कह रहे थे कि क्या कहते हैं, कौन उसमें वीर सावरकर के ऊपर प्रश्न उठा रहे थे। वीर सावरकर जी को 2-2 बार काला पानी की सजा मिली, नेहरू जी तो बैठकर डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख रहे थे। कौन सी भैया सजा होती है डिस्कवरी ऑफ इंडिया? और स्वतंत्रता सेनानी में पूर्णिमा जी माफ करिएगा, कांग्रेस का नाम नहीं, सिर्फ नेहरू खानदान का नाम लिया जाता है। लाल बाल पाल सुभाष चंद्र बोस जी सारे गायब, उसमें सरदार पटेल जी सब गायब हो गए थे। लेकिन इन लोगों को दर्द, अगर सरदार पटेल जी के नाम यूनिटी बनाई जाती, स्टेचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया जाता है, तो इनको बहुत दिक्कत होती है। अगर सुभाष चंद्र बोस जी का इंडिया गेट पे स्टेचू लगता है तो इन लोगों को बहुत दर्द होता है, क्योंकि आज बताया जा रहा है कि क्या विभाजन की विभीषिका क्या थी, तो इनको बहुत दर्द होता है, क्योंकि करोड़ों लोग उसमें बेघर हुए थे, लाखों लोगों का रेप हुआ था महिलाओं का। आज तक क्या कहते हैं, ये कहते हैं सिखों के लिए इतना इन्होंने किया। गुरु नानक साहब का जहां जन्म हुआ था उसको तक इन्होंने दे दिया था पाकिस्तान को। जहां पे गुरु नानक जी ने अपना अंतिम समय गुजारा उसको इन्होंने दे दिया पाकिस्तान को। और उसके बाद बोलते हम इनके लिए कर रहे हैं, अल्पसंख्यक के लिए कर रहे हैं। आप किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे थे। ये नेहरू जी का और उनकी डायनेस्टी ऑफ पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है कि केवल वो अपने लिए जिए, अपने लिए ही काम किए और अपने लिए करते आ रहे हैं, और इनको देश से नफरत होता चला। राहुल गांधी की आप हरकतें देखिए, कभी वो देश की इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी करते हैं, कभी वो एनआरकी फैलाने की बात करते हैं, कभी देश को जाति में बांटने की बात करते हैं। ये सारी चीजें करते हैं ताकि देश एक इनएस्टैब्लिश कंडीशन में रहे। और वो उनकी बातें भाजपा के विरोध और मोदी का विरोध कितना भी करे, भाई करो ना, हर कोई जवाब देने के लिए बैठा है, लेकिन वो विरोध करते करते देश का विरोध करते हैं। उनके मन का नफरत निकल के आता है, और उनके प्रवक्ता आके चैनल में उन्हीं का उसी लाइन पे बात करते हैं कि जहां पे देश का विरोध निकलता है। इसका जवाब ले लेते हैं, इसका जवाब ले लेते हैं। पहले मोहम्मद आजम जी आपसे ले लेती हूँ, फिर प्रियंका जी आपसे, फिर अभय जी आपके पास आऊंगी। आजम साहब, बस एक बहुत छोटा सा सवाल है भाजपा प्रवक्ता से, आखिर स्वतंत्रता आंदोलन का मूवमेंट कांग्रेस के हाथ में क्यों गया?
आरएसएस और हिंदू महासभा इतनी ही सक्रिय थी, तो वो आंदोलन उनके हाथ में गया कैसे? कहीं न कहीं आरएसएस किसी के हाथ में कोई स्वतंत्रता आंदोलन नहीं दिया गया था। शायद आपको स्वतंत्रता का इतिहास नहीं पता। नहीं, किसके हाथ में जाना चाहिए? फिर किसके हाथ में जाना चाहिए आजम साहब? किसके हाथ में? आजम साहब किसके हाथ में जाना चाहिए ये बताइए। आजम साहब किसके हाथ में जाना चाहिए ये तो बता दीजिए। माफी लिखेगा आजम साहब किसके हाथ में जाना चाहिए? किसके हाथ में जाना चाहिए ये तो बता दीजिए सर। नहीं, मेरा सवाल है कि आखिर वो मूवमेंट कांग्रेस के हाथ में कैसे गया? अगर आरएसएस और हिंदू महासभा बहुत मुस्तैदी से लड़ रही थी तो आंदोलन गया कैसे कांग्रेस के हाथ में? यकीनन कहीं 1857 को मुस्लिम लीग क्या कह रही थी आजम खान जी? माफी मांग रहे थे। ये तो वीर सावरकर जी की अहम भूमिका रही। उन्होंने 1857 के क्रांति को जनता के बीच में पहुंचाया। जो लड़ रहा था उसके हाथ में आंदोलन गया और जो लड़ेगा वही जीतेगा। हाँ, ये लड़ रहे थे, अच्छा ठीक है, देश का। ठीक है, बीच में नहीं। अनिरुद्ध जी जवाब दीजिएगा, पहले प्रियंका जी को भी सुन लीजिए, फिर आपके पास दोनों के लिए काउंटर रहेंगे। प्रियंका जी। देखिए पूर्णिमा जी, अभी यहाँ पर ये जो प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, इनको नहीं पता कि स्वतंत्रता सेनानी और भी थे, तो वो थोड़ा पढ़ा लिखा करें तो पता चल जाएगा कि इस देश में स्वतंत्रता सेनानी है और सबकी जयंती होती है, सबकी पुण्यतिथि होती है, और इन्हें नहीं पता। अच्छा पढ़ा लिखा शर्म की बात है। नहीं, आपके लिए शर्म की बात है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी का ही योगदान था तो आपको शर्म की बात है। नहीं, राहुल गांधी जी को पढ़ाई है, डिग्री उनके लेके आइए, पढ़ा लीजिए। सोनिया गांधी जी ने टाइपो एरर बता दिया था कि टाइपो एरर है कि हमारी डिग्री जो है हार्वर्ड की टाइपो एरर में है। डिग्री आपकी जो है उस समय की जो मंत्री थी उनके पास नहीं थी डिग्री, प्रधानमंत्री जी मिली, राहुल गांधी की डिग्री नहीं मिली। जाति तो अपनी बता नहीं पा रहे राहुल गांधी। अरे भाई, आपकी भी डिग्री ढूंढनी पड़ेगी तो आपकी भी डिग्री नहीं मिल पाएगी। हकीकत ये भारतीय जनता पार्टी में किसी की डिग्री नहीं मिलती है। हमारी डिग्री मिल जाएगी, इंजीनियरिंग कॉलेज में मिल जाएगी, बड़े बड़े मिलेगी। राहुल गांधी से करना ढूंढ लेंगे। मैंने पहले भी दोहराया, इस बात को फिर दोहरा रही हूँ कि आप सब लोग काबिल हैं, इसीलिए स्पोक्स पर्सन बनकर बैठे हैं। मैम इस पर नहीं जाते हैं ना आप, क्यों पर्सनल अटैक फिर वो काउंटर रखेंगे? नहीं पूर्णिमा जी बिल्कुल सही कह रही है कि इससे कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि इस देश में कुछ भी चलता है, आपको डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, टू नेशन थ्योरी किसकी थी ये बता दे अनिरुद्ध जी, अगर इन्होंने पढ़ाई लिखाई की है। किस कौन था टू नेशन थ्योरी का सपोर्टर? मुस्लिम लीग की थी। कोई योगदान क्यों नहीं है देश की आजादी में? केरल में आईयूएमएल के साथ सरकार चला रही है। नहीं, क्यों मुखबरी कर रहे थे? ये जो है देश में जब मूवमेंट चल रहा था स्वतंत्रता आंदोलन का, तो ये किसकी मुखबरी कर रहे थे? अच्छा, मोतीलाल नेहरू जी किसका केस, अगर यही बोलना किसका केस लड़ रहे थे? मोतीलाल नेहरू जी के बारे में। नेहरू जी वो विजनरी नेता है जिन्होंने उस समय में आया। जवाहरलाल नेहरू किसका केस लड़ रहे थे भाई? कौन सा अमीर आदमी था भारत का जितना पैसा देता था केस लड़ने का? अरे आपको शर्म नहीं आती? आपको ये नहीं पता है कि आईएन किसने बनाया, आईटीज किसने बनाया, किसने बनाया? काकोरी कांड का वकील कौन था? प्रियंका, आपको पता है? प्रियंका जी ऐसी नवरत्न बता दीजिए जो आपने बनाया हो। आपने सिर्फ पीएसयू बेचने का काम किया। मैं ये पूछ रही हूँ कि क्यों ये आरोप आप पर लगते रहते हैं कि कांग्रेस ने अलगाववाद को बढ़ावा दिया? पाकिस्तान का जिक्र होता है तो ये कहा जाता है कि कांग्रेस ने ऐसा नासूर दिया जिसका दंश आतंकवाद के रूप में भारत आज तक झेल रहा है। नेहरू जी की जो सिफारिशें थी, विभाजन का वो आधार बना, नेहरू जी ने जो फैसले लिए उसके बाद पीओके हमारे हाथ से चला गया। मैं ये कह रही हूँ कि क्यों उन फैसलों का एनालिसिस आज की तारीख में इस बात को लेकर होता है कि फैसले गलत थे, अप्रोच गलत थी, इंटेंशन गलत थी। ये बताइए, चाइना हमारे सर पर आकर बैठ गया, वहां पर जो है वो सारा कंस्ट्रक्शन कर रहा है, और तो राहुल गांधी बनते हैं ना मीडिएटर, जाते तो है राहुल गांधी करवाएंगे सब ठीक, जाते तो है वहां पर मीडिएटरशिप के लिए, क्या दिक्कत है? झूला झुलाएंगे प्रधानमंत्री जी, चाइना को जो है प्यार से बुलाएंगे, गुजरात में सैर कराएंगे प्रधानमंत्री जी। अब उसमें राहुल गांधी जी कहाँ से आ गए? उसके बाद चाइना लगातार हमारे गांव के नाम बदल रहा है, हमारी चेक पोस्ट पर कब्जा कर रहा है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। चाइना के खिलाफ बोलने से हमारे विदेश मंत्री कहते हैं वो एक बड़ी इकोनॉमी है, हाउ कैन वी डील विद इट? तो सबसे बड़ी कमजोर पार्टी आज कौन है? भारतीय जनता पार्टी है, और इसको देश से किसी तरह का कोई लगाव नहीं। मुझे ये पता है कि सबको जो सूट करता है अपने हिसाब से सब बता देते हैं। जब जिसको जरूरत पड़ी इतिहासकारों के माध्यम से चीजों को बदलवा दी गई। अभी थोड़ी देर पहले मैंने मोतीलाल कमेटी, एक सेकंड प्रियंका जी, कम से कम मुझे तो अपना सवाल रखने दीजिए ना। प्रियंका जी सबके बीच में नहीं बोल पाएंगी ना आप, सबके बीच में मत बोलिए ना मैम।
सवाल रख रही हूँ ना मैं दूसरे गेस्ट से यहाँ पर। चैलेंज कर रहे हैं यहाँ बैठकर? नहीं, मैं यहाँ पर चैलेंज नहीं कर रही हूँ, मैं आपको ये बता रही हूँ कि हर किसी के बीच में आप नहीं बोल सकती है। कम से कम एक डेकोरम मेंटेन रखिए, एक डेकोरम मेंटेन रखिए। और जिससे मैं सवाल पूछ रही हूँ वरिष्ठ पत्रकार है, कम से कम किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं। अभय जी, मेरा सवाल ये है कि सब जानते हैं मोतीलाल नेहरू कमेटी की वो कौन सी सिफारिशें थीं जिनको लेकर प्रॉब्लम हुई। सबसे इंपॉर्टेंट 33% रिजर्वेशन मुस्लिमों को लेकर जिस बात की सिफारिश हिंदू महासभा ने उसे मानने से इनकार कर दिया। एक नींव पड़ती है हिंदू मुसलमान वैमनस्य जो जिसकी हम बात करते हैं, किस तरीके से वो खतरे में आता है। आधार यही हम बांग्लादेश में भी देखते हैं हो रहा है, पाकिस्तान में जो कुछ हुआ वो हम सब ने देखा। बांग्लादेश और पाकिस्तान का उदाहरण देते हुए क्या किसी एक ऐसी आशंका को प्रबल करता है योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट, अगर इसी तरीके से पनपती रही ये बातें तो भारत में समस्या होगी? बिल्कुल, इस बात से कार कतई नहीं कर सकते। और अभी जो बांग्लादेश में हो रहा है और जिस तरह जो विपक्ष के नेतागण, विपक्ष के खास नेतागण जो अभी तक हर इश्यू को, छोटी सी इश्यू को बहुत बड़े ढंग से प्रेजेंट करते थे, देश के अंदर का होता छोटी सी इश्यू को बहुत बड़े ढंग से, और वहां पर जैसे ये लोग जितना उसको अंदर तक कारपेट करने का प्रयास कर रहे हैं, वह सही में उन लोग के इंटेंशन पर कहीं ना कहीं एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है कि उनका इंटेंशन क्या है। और उन लोग को कम से कम तब जबकि वहां पर मैक्सिमम पता है कि नहीं दलित पता कि समुदाय के सरकार लोग हैं, इसके किसकी प्रियंका बावजूद जी, कुछ नहीं बीच बोल में रहे हैं। प्लीज नहीं, तो यहाँ विपक्ष सही की में- उम्मीदें हैं, जी, तो मत सच करिए ना करिए बीच में। सरकार। प्रियंका जी मत करिए ना, थोड़ा संयम रखिए ना मैम प्लीज। मेरा 5 मिनट का समय इसी में चला अच्छा, तो जाता है जैसा- और आपका नाम मैं सबसे ज्यादा मुझे लेना पड़ता है क्योंकि सबसे ज्यादा बीच में प्रियंका जी बोलती है। माफी के साथ कह रही हूँ ये, पर मेरे साथ ये दिक्कत होती है। प्लीज मैम, अभय जी की बात पूरी हो जाने दीजिए, आपको समय मिलेगा उसके बाद बोलिएगा। बोलिए अभय जी। तो देखिए, ऐसा है कि जैसे बांग्लादेश में हो रहा है और ये लोग जो सेकुलर मतलब एक खास तबके को लेकर के चलने वाले भैया जो ऐसा कर रहे हैं, देश के अंदर एक छोटी सी घटना करते हैं और वहां पर जैसे इन्होंने आंख मूंद ली है, वो सही में एक प्रकार के लोग के इंटेंशन और रियल इंटेंशन पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है। और मैं बताऊं कि इसके अगर मैं जैसे कि अभी 2 बातें मैं बोलना चाहूंगा, उसके बाद फिर अनिरुद्ध जी जो बीजेपी के प्रवक्ता है बोल रहे थे कि मैं सावरकर जी पर सवाल उठा रहा था, बिल्कुल नहीं उठा रहा था। मैं बोल रहा था कि 1883 का बर्थ है और 27 साल के उम्र में उनको डबल कारावास की सजा हुई थी। 27 साल की उम्र में वह अपने आप में देश का पहला ऐसा उदाहरण था और वह अपने आप में काबिल तारीफ था, कम से कम उस हिसाब से अंग्रेजों के खिलाफ के हिसाब से। जो मोहम्मद आजम साहब जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, उससे मेरा एक सवाल है, कांग्रेस के लिए बहुत बैटिंग कर रहे हैं, मेरे एक सवाल का जवाब देते। जब 2020 में जब लोकसभा में फेयरवेल भाषण चल रहा था तो नरेंद्र मोदी जी को किस नेता ने फिर से पीएम बन के आने के लिए बोला था कि मेरी शुभकामनाएं कि आप फिर से पीएम बन के आ जाइए? तो चलिए वही जवाब देते, मुलायम सिंह यादव ने कहा था। तो इनके जो गॉड फादर थे, पार्टी के जो गॉड फादर थे, जो इनके पार्टी के ऑल इन ऑल थे, जब उन्होंने नरेंद्र मोदी को फिर से पीएम बनने का फिर उन्होंने यह समर्थन किया था संसद के पटल पर। मुझे समय याद नहीं है, 1990s के लास्ट की बात है। मुलायम सिंह यादव ने कांग्रेस को अपना राजनीतिक दुश्मन बताया था और फिर ये लोग आज के डेट में कांग्रेस से साथ काम करने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के पीछे बैटिंग कर रहे हैं। तो इस पर भी इनको थोड़ा सा सोचना चाहिए। ठीक है, इस पर मैं इनसे जवाब लूंगी। आजम साहब आपके पास आते हुए, और उम्मीद करती हूँ कि अभय जी का सवाल आपने सुन लिए होंगे जिनका काउंटर आपको रखना है। आवाज डिस्कनेक्ट हो गई थी, प्लीज आप कोई सवाल कर लें। अभय जी जल्दी से अपना एक क्विक, आप जो 2-3 बातों का जिक्र कर रहे थे मुलायम सिंह यादव से जुड़े, एक बार जरा उनका रख लीजिएगा प्लीज। देखिए, ऐसा है कि आज जो कांग्रेस से पीछे लोग छुप रहे हैं, तो मुलायम सिंह यादव ने 2020 के लोकसभा में जब फेयरवेल भाषण दे रहे थे उसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया था कि भाई आप फिर से पीएम बन के दोबारा आइए। उन्होंने आशीर्वाद दिया था, तो क्यों दिया था? अगर बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा था तो 1998 में जब 13 महीने की वाजपेयी साहब की सरकार गिरी तो सोनिया गांधी पीएम पद की प्रत्याशी थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो मुलायम सिंह यादव ने समर्थन नहीं दिया, जिस कारण से इलेक्शन हुआ और फिर से 99 में वाजपेयी साहब की सरकार बनी। तो इनको बताना पड़ेगा। और 2 बातें, और तीसरी बात भी, संसद के पटल पर एक बार एक डिस्कशन में मुलायम सिंह यादव ने कांग्रेस पार्टी को अपना दुश्मन नंबर 1 बताया था। साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी को बोला था, बीजेपी की तरफ उसी अगले ही क्षण कहा था कि अगर आप अपने मैनिफेस्टो से, पॉलिसी से
अयोध्या मुद्दे को, राम मुद्दे को हटा दीजिए तो हमारे और आपके बीच की दूरियां कम हो सकती है। ठीक है, तो मैं जवाब ले लेती हूँ। इस सब बातों के दायरे में ये अभी जो कांग्रेस के साथ कहबलिया कर रहे हैं उसका थोड़ा सा बता दें। ठीक है, क्योंकि पॉलिटिक्स को सूट करती है गल भैया, इसीलिए मोहम्मद आजम साहब मैं इनको कहना चाहूंगा, कृपया करके तब की जो परिस्थितियां थी, माननीय नेताजी जब थे तब मुख्य विपक्षी पार्टी हम भाजपा हुआ करती थी, ना कि कांग्रेस से थी। हमेशा लड़ाई जो है, जो सत्ता में होगा गलती वही करता है, ठीक है। पहली बात तो आप ये समझ लो, सत्ता में आज भाजपा है, आज नफरत भाजपा फैला रही है, सांप्रदायिकता भाजपा फैला रही है। अगर महंगाई चरम पे है तो उसकी जिम्मेदार भाजपा है, अगर बेरोजगारी चरम पे है तो उसकी जिम्मेदार भाजपा है। और बांग्लादेश के हिंदू समाज पे की हत्या पे जो पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, आप बताइए क्या योगी आदित्यनाथ जी ने दिल्ली जाके माननीय गृह मंत्री से मुलाकात करी, माननीय प्रधानमंत्री से मुलाकात करी कि आप इस मुद्दे पे, इस विषय पे गंभीरता से कुछ करिए? वो खाली मीडिया में बयान दे रहे हैं। मीडिया में बयान देने से क्या फायदा होगा? जो जिम्मेदार लोग हैं, भारत सरकार इसके लिए जिम्मेदार है कि बांग्लादेश में अगर हिंदू समाज की सुरक्षा कैसे हो सकती है, अल्पसंख्यक समाज जो वहाँ का है, ये जो आपका आजम साहब अगर है ना, अगर ने बहुत कुछ कह दिया कि अगर ऐसा बांग्लादेश में हो रहा है तो सर्वेश पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनिए मेरी बात, जिम्मेदारियां जिसकी हैं मोहम्मद आजम साहब, सुनिए मेरी बात, जिम्मेदारियां जिसकी हैं उसका निर्वहन वही करेगा, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन जब हर मुद्दे पर मुखर होकर आप लोग बोलते हैं तो हिंदुओं पर अत्याचार के मामले में आपकी चुप्पी चुभती है, ये सीधी बात है। ठीक है, सर्वेश पाठक जी मुझे ज्वाइन इन कर चुके हैं, रुकिएगा। मोहम्मद आजम साहब थोड़ा समय दे दीजिए। अनिरुद्ध जी आपके पास आऊंगी, फिर प्रियंका जी आपके पास भी। सर्वेश पाठक जी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका, क्योंकि अब तो खैर आधी चर्चा लगभग हो ही चुकी है, लेकिन फिर भी आ जाते हैं जो आज योगी आदित्यनाथ ने कहा उस पर, उसका संदेश आपको क्या नजर आता है विपक्ष को लेकर? क्या एक और एजेंडा विभीषिका जो रही बंटवारे की उसके आधार पर, और फिर बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन तमाम बातों का जिक्र उनकी तरफ से किया गया, क्या एक और एजेंडा सेट कर दिया है बीजेपी ने? देखिए, एजेंडा सेट नहीं, ये जो विभीषिका हुई और वो हमें बार बार याद दिलाता है, और विभीषिका के बाद भी आप देखिए ना जो कश्मीर में हुआ वो भी तो वही विभाजन ही किया गया कि सारे हिंदू जो भी कश्मीरी पंडित थे उनको मार के भगा दिया गया। और कौन भगाया? वहां पे जो रह रहे थे मुस्लिम, उनके अपने पड़ोसी, उन्हीं लोगों ने ऐसा कार्य किया। तो अगर योगी आदित्यनाथ जी ने जो ये विभीषिका की बात की है 1947 की, चाहे वो बांग्लादेश में हो रहा है, अफगानिस्तान से हिंदू खत्म हो गए, पंजाब में, सॉरी पाकिस्तान में आप देखें कि किस तरीके से टारगेट कर रहे हैं, वहां पे ग्रंथी की डॉटर तक को वो 12-13 साल की होती है उठा के ले जाते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये पूरा विश्व देख रहा है, तो इस पे अगर हम सवाल नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? हिंदुओं के लिए मात्र एक देश भारत बचा है। आप देखिए शेख हसीना जी को अगर समस्या आई है तो वो 57 देश मुस्लिम के हैं, वहां नहीं भाग के गई हैं, वो भारत में आई है, क्योंकि जानती हैं कि भारत के प्रधानमंत्री, भारत के सरकार और भारत के लोग कितने अच्छे हैं और इसका किस तरीके से उनका वो मार्गदर्शन करेंगे या फिर उनको आश्रय देंगे। तो योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा वो सच्चाई कहा है, और सच जो होता है वो कड़वा होता है, चाहे कांग्रेस पार्टी के लिए हो। आज जो हम ये 14 अगस्त की जो दिन मना रहे हैं कि विभाजन की विभीषिका दिवस, ये हमारे लिए तो एक चुभता हुआ ये था ना जो विभाजन करवाया गया भारत वर्ष का, और वो विभाजन भी ठीक से नहीं हुआ। ठीक है साहब। अनिरुद्ध जी जल्दी से आपसे एक प्रतिक्रिया, क्योंकि समय बस अब लगभग खत्म होने को है, लेकिन क्यों हर बात पे कांग्रेस जिम्मेदार, हर चीज के लिए कांग्रेस जिम्मेदार, विभाजन से लेके जो कुछ भी हुआ, फिर इधर आतंकवाद का दंश, सब कुछ। अनिरुद्ध जी कंफर्म करिएगा आप तक मेरी आवाज आ रही है? तो मुझे ऐसा लग रहा है उन तक आवाज नहीं जा रही। अनिरुद्ध जी नहीं जा रही, अनिरुद्ध जी तक आवाज नहीं जा रही है। अभय जी आपसे कंटिन्यू कर लेती हूं मैं जल्दी से, आप तक मेरी आवाज आ रही होगी सर, आप भी कंफर्म कर दीजिएगा। एक क्लोजिंग कमेंट बस मैं लेना चाहूंगी कि हर बात के लिए कांग्रेस जिम्मेदार क्यों? नहीं, अगर यह बात है तो यह बात है, जब आप बीजेपी के प्रवक्ता थे तो ज्यादा अच्छा है। मैं तो एक पत्रकार हूँ, मैं तो इसके लिए बोलना थोड़ा मेरा वाजिब नहीं रहेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी से मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ है। अगर ये बता दे
कि 2019 में जब मुलायम सिंह यादव ने नरेंद्र मोदी जी को फिर से पीएम बनने का संसद के पटल पर आशीर्वाद दिया था, उस समय बीजेपी सत्ता में ठीक थी। है। 1998 के लास्ट में जब वाजपेयी साहब की 13 महीने की सरकार गिरी थी, जब मुलायम सिंह यादव ने सोनिया गांधी को समर्थन नहीं दिया था और पीएम नहीं बन पाई थी, उस समय भी वाजपेयी साहब की सरकार थी, बीजेपी सरकार में थी। तो इनका यह कहना कि विपक्ष और सत्ता वाला है, यह बात इनके जो पार्टी का जो पॉलिसी है उसे मैच नहीं करता। ठीक है सर। अगर इस पर कुछ जवाब देना चाहें। ठीक है।